हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोग इस वीडियो में करंट इंडियन एजुकेशन का जो टॉपिक है उसको हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वन बाय वन हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बीएड एंट्रेंस सिलेबस में इस टॉपिक के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है श्योर पूछेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग एनईपी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। The Union Cabinet has approved new education policy NEP 2020 with an aim to introduce several changes in Indian education system from school to college level। तो स्कूल से लेकर कॉलेज लेवल तक इस पॉलिसी में चेंज देखने के लिए मिलेगा। हम लोग डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट आपको इसका एम याद रखना है। इसका एम क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का? इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर इसका मेन एम है। इस पॉलिसी के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हुआ करता था, इसका नाम चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। तो बहुत ही बड़ा बदलाव इसको लाया गया इसमें, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इससे पहले फर्स्ट टाइम आया था 1968 में, सेकेंड टाइम आया था 1986 में, और थर्ड टाइम जो आया है 2020 में। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्कूल एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले स्कूल कॉलेज हम लोग सब डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्कूल एजुकेशन के बारे में। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो GER इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। इसका मेन डेडलाइन है और मेन इसका एम है, बोल सकते हैं, ठीक है। टू ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन बैक इनटू मेन स्ट्रीम थ्रू ए ओपन स्कूलिंग सिस्टम। इसका नेक्स्ट की पॉइंट है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द करेंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस बाय ए न्यू 5+, 3+, 3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर corresponding to age 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। जो पहले से 10+2 सिस्टम चल आ रहा था, ये चेंज होके 5+, 3+, 3+4 हो जाएगा, ठीक है। यानी एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर इस प्रकार था, देख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे 4 टाइप में डिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज जो कि 3 से 8 ईयर्स होगा। नेक्स्ट होगा प्रिपरेटरी स्टेज जो कि 8 से 11 होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट होगा मिडिल स्टेज 11 से 14 ईयर्स, ठीक है। और लास्ट होगा सेकेंडरी स्टेज, इसका एज होगा 14 से 18 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास भी दिया है, देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको PDF से रिविजन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विथ इंटर्नशिप। तो इस NP में वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट होने का बाद जो है क्लास 6 ऑनवर्ड किया गया है, ठीक है। टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज। तो क्लास 5 तक एटलीस्ट मदर टंग में पढ़ाने का भी बात NP 2020 में किया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 विल बी फॉर्मुलेटेड। तो दोनों यहाँ पे दो मिलके एक नया यहाँ पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा, NCTE और NCERT मिलके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर्स। 2030 तक मिनिमम टीचिंग का क्वालिफिकेशन कितना हो जाएगा? 4 ईयर्स। वो भी इंटीग्रेटेड BEd हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और भी यहाँ पे है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम एज 3 टू क्लास 10 बाय 2030। तो 3 से लेके क्लास 10 तक जो है यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए 2030 तक। मिशन टू एंश्योर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल बाय 2025, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। न्यू करिकुलम टू इंक्लूड 21 सेंचुरी स्किल लाइक कोडिंग एंड वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में, जो कि इसमें कॉलेज वगैरह आ जाएगा। तो उससे पहले ये आपको याद रखना है GDP का 6% यूज़ करने का भी बात किया गया है इस पॉलिसी में, ठीक है। आइए उसके बाद हम लोग हायर एजुकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। हायर एजुकेशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज टू 50% बाय 2035। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है MPhil कोर्स विल बी डिसकंटिन्यू। MPhil कोर्स हुआ करता था जो, ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा इस पॉलिसी के अनुसार। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू बी एस्टैब्लिश। तो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी भी सेटअप किया जाएगा, ये नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी सेटअप किया जाएगा एपेक्स बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI विल बी सेटअप एज सिंगल अम्ब्रेला बॉडी। तो इसका भी सेटअप किया जाएगा, ठीक है। इसमें 2 नहीं रहेगा, मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के बाकी यहाँ पे सब इंक्लूड होगा, ठीक है।
इसके अंदर 4 इंडिपेंडेंट्स यहाँ पे वर्टिकल्स शामिल होगा। इसका नाम यहाँ पे है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये यहाँ पे 4 शामिल होगा, मिलके बनेगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कॉलेज टू बी फेस्ड आउट इन 15 ईयर्स, तो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये सब था हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के बारे में। और भी कुछ चेंजेस जो बात किया गया है इसमें, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एन ऑटोनोमस बॉडी, द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF, इसको भी सेटअप किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के लिए, ठीक है। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख हैज़ बीन क्रिएटेड टू असेस द स्टूडेंट, ये भी आपको याद रखना है, इसको भी सेटअप किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पार्सियन एंड प्राकृत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू सेटअप, इसको भी सेटअप किया जाएगा, ठीक है। करेंटली इंडिया स्पेंड अबाउट 4.6% ऑफ इट्स टोटल GDP, जो कि यहाँ पे 6% करने का बात किया गया है, और प्रेजेंट में कितना यूज हो रहा है 4.66%, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक समरी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसके बेसिस पे MCQ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ HRD इन व्हिच ईयर। तो HRD मिनिस्ट्री नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कब हुआ, 1985 में, लेकिन फिर से इसका नाम NP 2020 के हिसाब से चेंज हो चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उनका नाम है TSR सुब्रमण्यन, तो इसका सही आंसर है TSR सुब्रमण्यन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। तो इस ड्राफ्ट का चेयर कौन किए थे, यानी इसका चेयरमैन कौन है, उनका नाम है डॉक्टर K कस्तूरीरंगन, जो कि इसरो का प्रीवियस चेयरमैन भी रह चुके हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टारगेट्स 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय व्हिच ईयर। तो इसका सही आंसर है 2030, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम टू इंक्रीज ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन फ्रॉम 26.3% 2018 में जो था टू 50% बाय व्हिच ईयर। तो हायर एजुकेशन के लिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 2035, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचिंग अप टू एटलीस्ट व्हाट ग्रेड टू बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर है क्लास 5 तक, यानी ग्रेड 5 तक, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन विल बी ब्रॉट बैक इनटू द मेन स्ट्रीम अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसका सही आंसर है 2 करोड़, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुलर इज टू रिप्लेस बाय व्हिच करिकुलर स्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर है 5+3+3+4, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ये वाला 5+3+3+4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ कॉलेजेस इज टू बी फेज आउट इन हाउ मेनी ईयर्स। तो इसका सही आंसर है 15 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NMM स्टैंड फॉर। तो NMM का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, ठीक है। इसका हम लोग का टॉपिक है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, जिसको हम लोग शॉर्ट में NPE बोलते हैं। इसको फॉर्मुलेट किया गया था PM राजीव गांधी के द्वारा 1986 में। इसको कहा जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, नॉन एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसको लोकसभा में पास किया गया था 8 मई 1986 में, राज्यसभा में पास किया गया था 13 मई 1986 में। इस पॉलिसी के अंदर 12 पार्ट है, 157 पैराग्राफ है। इसको कहा जाता है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इस पॉलिसी को क्या बोला जाता है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका रिकमेंडेशन और साइलेंट फीचर्स जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया था, कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर टू ऑल। 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है इसी पॉलिसी के अंदर इसको एक्सेप्ट किया गया था। 1968 में इसको रिकमेंडेशन दिया गया था, लेकिन इस पॉलिसी के दौरान इसको एक्सेप्ट किया गया था। CCE नाम सुने होंगे, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको जो है एडवोकेट किया गया था NP 1986 के द्वारा ही, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है मदर टंग, हिंदी और इंग्लिश, इसके अंदर ही क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है लॉन्च किया गया था प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है।
इसके बाद नेक्स्ट और भी है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वोकेशनल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए इसमें बात किया गया था। पॉलिसी को हर 5 साल के बाद यहाँ पे रिव्यू करने के लिए भी बात किया गया था। अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, ये भी इस पॉलिसी के अंदर बात किया गया था। 8-5 ईयर प्लान के अंदर जो है एजुकेशन का जो GDP है 6% से ऊपर जाने के लिए भी बात किया गया था इसी पॉलिसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं जो इस पॉलिसी से रिलेटेड है, जैसे कि NP 1986 जो है बाद में इसको रिवाइज किया गया था 1992 में, और इसका नाम रखा गया प्रोग्राम ऑफ एक्शन, तो ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। NP 1968 में यानी 86 से पहले जो आया था इसको फॉर्मुलेट किया गया था PM इंदिरा गांधी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कोठारी कमीशन के बारे में। इसका भी यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसको लाया गया था 1964-66 में। इसका चेयरमैन कौन थे उस समय, उनका नाम है DS कोठारी। इसका दूसरा नाम है इंडियन एजुकेशन कमीशन। इसका रिकमेंडेशन था 10+2+3 स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मोडालियर कमीशन के बारे में। मोडालियर कमीशन जो 1952-53 में लाया गया था, इसका चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर AL मोडालियर। इसको कहा जाता था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसका पॉपुलर नाम है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसका सेशन था 10+1+3 स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताराचंद कमेटी जो कि 1948 में लाया गया था। इसको कहा जाता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि सबसे पहला कमीशन था, ठीक है। इसका चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर S राधाकृष्णन। UGC जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसके अंतर्गत ही, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत ही किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो B.Ed एग्जाम 2019 में आया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द प्रिंसिपल ऑन व्हिच द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज कॉन्सेप्ट ऑफ वाज स्टेटेड बाय। तो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में कौन सा पॉलिसी के अंदर बात किया गया था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अंदर बात किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द UGC इन आवर कंट्री वाज एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस किए थे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के अंदर इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो डिस्कस हम लोग इसके बारे में भी किए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 लैंग्वेज फार्मूला फॉर लैंग्वेज लर्निंग वाज फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। इसको कब फॉर्मुलेटेड किया गया था, 1968 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वाज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर। तो किसके अंदर इसको फॉर्मुलेटेड किया गया था, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, ठीक है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B। सबसे पहले हम लोग पिछला वीडियो में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है जो यूनिवर्सल है, जो सबके लिए समान हो। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राइमरी एजुकेशन। इसके बारे में और भी जान लेते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री और प्राइमरी एजुकेशन मीन्स प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड ऑफ ए कंट्री। यानी एजुकेशन फ्री और कंपल्सरी सभी बच्चों को दिया जाए, इसका ही मतलब होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टेड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 45 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पर डायरेक्ट करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए 6 to 14 ईयर एज ग्रुप बच्चों को, ठीक है। दस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, मेकिंग एजुकेशन अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर एज ग्रुप। यानी 1 से लेके क्लास 8 तक जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन क्या होना चाहिए, फ्री और कंपल्सरी होना चाहिए। यही इसका ही मतलब होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। इसके बारे में और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इम्प्लाइज द फॉलोइंग। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। इसके अंदर यूनिवर्सल प्रोविजन है। इट मीन्स टू प्रोवाइड ए प्राइमरी स्कूल विद इन एजी वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम होम टू एवरी चाइल्ड। यानी एक मिनिमम लेवल में स्कूल होना चाहिए, डिस्टेंस जो है एक मिनिमम लेवल में होना चाहिए। एक यूनिवर्सल प्रोविजन है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट और क्या है, यूनिवर्सल एनरोलमेंट होना चाहिए। इट मीन्स ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स मस्ट बी एनरोल इन द स्कूल। यानी ए एज ग्रुप का जो चिल्ड्रन है स्कूल में एनरोल होना चाहिए। नो चिल्ड्रन ऑन दिस एज ग्रुप शुड बी लेफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद और भी एक है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यूनिवर्सल रिटेंशन, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स टू इंश्योर डेट एवरी चाइल्ड प्रोग्रेस रेगुलरली फ्रॉम ईयर टू ईयर, देयर इज नो स्टैग्नेशन एंड देयर
ही डज नॉट लीव द स्कूल बिफोर द कॉम्प्लीटेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब एज। यानी स्कूल जो है जो 6 to 14 ईयर्स जो टाइम इंटरवल है, इससे पहले स्कूल ना छोड़े, ये यहाँ पे यूनिवर्सल रिटेंशन होना चाहिए। देयर इज नो वेस्टेजेस। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे यूनिवर्सल प्रोविजन के अंदर आता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के अंदर आता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मेन एम क्या है। इसका पहला एम है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन। ठीक है, नेक्स्ट एम है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिड डे मील टू द पुअर एंड नीडी चिल्ड्रेन। नेक्स्ट एम है सप्लाई ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक एंड क्लोथिंग टू द पुअर चिल्ड्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ पार्ट टाइम स्कूलिंग मे बी अरेंज फॉर दोज चिल्ड्रेन हु आर अनेबल टू अटेंड रेगुलर क्लासेस। यानी जो रेगुलर क्लासेस नहीं आ पा रहे उनके लिए पार्ट टाइम स्कूलिंग का भी यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी एजुकेशन इज द फंडामेंटल नीड ऑफ लाइफ and its development, in the absence of which life is born to be degenerated. It is the birthright of every child. बिल्कुल सही बात है, ये बर्थ राइट है, एक फंडामेंटल राइट है। इन इंडिया द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल इज वेरी पुअर। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल देयर इज नीड ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, ये अच्छा बात बोला है कि इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक को देखते हुए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत ही एसेंशियल है। To make the illiterate adult literate and productive member of society, universalization of primary education is significant. Next है elementary education is minimum education that may remove the darkness of ignorance and illiteracy of the people. ठीक है, elementary education may make the man capable of reading, writing and knowing environment through which he make favorable adjustment with the society. Reading, writing और environment के बारे में भी जानकारी दे सकता है। एलिमेंट्री एजुकेशन में मेक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स ऑफ ए कंट्री। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूमन रिसोर्स को या फिर नेचुरल रिसोर्स को आसानी से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम नाउअडेज। बिल्कुल सही बात है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन जो है अभी क्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। प्राइमरी एजुकेशन कैन क्रिएट ए सेंस ऑफ अवेयरनेस टुवर्ड्स सच प्रॉब्लम इन द माइंड्स ऑफ कॉमन मासेस। तो ये प्राइमरी एजुकेशन एक यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप भी समय समय पर लेते हैं इसको ठीक करने के लिए। सबसे पहला राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया, सर्व शिक्षा अभियान इंट्रोड्यूस किया गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको हम लोग शॉर्ट में RMS कहते हैं, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है। DPP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पे सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी आप सभी का सिलेबस में है, जैसे कि RTE, उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान, RMS, ये सब है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस, आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू एजुकेशन 2009 में जो आया था। इसका पूरा नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009। इंडिया जो है 135 नेशन है इसको लागू करने वाला। सबसे पहला कंट्री पूछेगा, उसका नाम होगा रसिया। इसके अंदर 7 चैप्टर हैं, उसके बाद 38 सेक्शन है। ठीक है, संविधान जब लागू हुआ था उस समय इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लागू नहीं किया गया था, इसको 86 अमेंडमेंट करके 2002 में इसको लागू किया गया। इसके अंदर 3 आर्टिकल को ऐड किया गया इस समय। तो सबसे पहला आर्टिकल क्या है, तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21 है, इसको ऐड किया गया था। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रेन के लिए। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल चिल्ड्रेन के लिए, वहीं पे CWSN यानी चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड के लिए यहाँ पे होगा। तो इसका एज ग्रुप होगा 6 to 18। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 45, इसको सब्स्टिट्यूट किया गया, यानी संविधान में पहले से ही था। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी दिया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर देना 6 ईयर तक, एटलीस्ट 6 ईयर तक। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल ऐड किया गया आर्टिकल 51A के, आपको याद रखना है आर्टिकल 51A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन 51A के को ऐड किया गया। इसमें पेरेंट्स और गार्जियन का ड्यूटी दिया गया, क्या करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है RTE को संविधान में पास कब किया गया था, 26 अगस्त 2009 में। ठीक है, इसको लागू किया गया, यानी लागू कब हुआ, RTE लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। तो दोनों आपको याद रखना है कब इसको पास किया गया था और कब लागू किया गया था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें प्राइवेट स्कूल के लिए 25% सीट जो है वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन का बात भी किया गया था RTE के अंदर। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि प्राइवेट स्कूल के लिए कितना % सीट जो है वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन है, तो आपको मार्क करना है 25%। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग और भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें टीचर और स्टूडेंट रेशियो का भी बात किया गया था। PRT यानी प्राइमरी के लिए
30:1 का बात यहाँ पे किया गया था, और स्कूल होना चाहिए 1 किलोमीटर के अंदर, ठीक है। वहीं पे एमई स्कूल अपर प्राइमरी के लिए यहाँ पे टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना होना चाहिए, 35:1, ठीक है। और इसका जो है 3 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में और भी डिटेल्स में। तो देख सकते हैं सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन है, जो कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आप पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका हिस्ट्री है आरटीई का। तो आरटीई जो है 2005 में इसको सबसे पहले बिल बनाया गया था, लेकिन कुछ कारणवश ये आ नहीं पाया था। तो यहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि एडुकेशन जो है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का ड्यूटी बनता है, क्योंकि एडुकेशन क्या है, एक कॉन्करेंट इशू है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसका मेन प्रोविजन जो है, तो कब लागू हुआ था उसके बारे में तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी पढ़ सकते हैं। इसका मेन प्रोविजन यहाँ पे है, सबसे पहला प्रोविजन है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो 1 नंबर प्रोविजन आपको याद रखना है, इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन है स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिशन, यहाँ पे नेक्स्ट प्रोविजन में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है राइट टू ट्रांसफर टू अदर स्कूल, नेक्स्ट प्रोविजन है। नेबरहुड स्कूल नेक्स्ट प्रोविजन है। इसके बाद शेयरिंग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय सेंटर एंड स्टेट, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन है ड्यूटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स में। ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन, ये भी एक प्रोविजन है। नो कैपिटलाइजेशन फी जो है, ये भी एक प्रोविजन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन है प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन, यहाँ पे ये भी एक प्रोविजन में ही आएगा, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नो डिनायल ऑफ एडमिशन, ये भी एक प्रोविजन है। प्रोविजन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट, ये भी एक प्रोविजन है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन रिक्वायर्ड, ये भी एक प्रोविजन है। पावर टू एमेंड शेड्यूल, ये भी एक प्रोविजन है। टीचर्स पीपल रेशियो, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, ये भी एक प्रोविजन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और भी प्रोविजन है नो प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर, ये भी एक प्रोविजन में ही आएगा आरटी के अंदर। एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिशन सर्टिफिकेट, ये भी एक प्रोविजन है, ठीक है। ये सब प्रोविजन था। नेक्स्ट यहाँ पे है क्रिटिसिज्म ऑफ आरटी 2009, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेग्लेक्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया गया था, ये क्या है, इसका क्रिटिसिज्म है आरटी का, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है इन्फ्रिजमेंट ऑफ माइनॉरिटी राइट। इसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे कि 25% सीट जो है प्राइवेट स्कूल में रिजर्वेशन होना चाहिए, तो ये भी एक इसका क्या है, क्रिटिसिज्म है। इसके बाद नेक्स्ट है सेंटर स्टेट पार्टनरशिप, जो है ये भी एक क्रिटिसिज्म है। इनपुट एंड आउटकम, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। स्कूल रिकॉग्निशन, ये भी क्रिटिसिज्म है। नेग्लेक्टिंग प्राइमरी एजुकेशन, ये भी एक क्या है, क्रिटिसिज्म है। स्टेट रूल जो है, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। तो ये सब क्रिटिसिज्म है, आपको दोनों याद रखना है, इसका प्रोविजन और क्रिटिसिज्म दोनों याद रखना है। आप सभी लोग पीडीएफ से रिवीजन कर सकते। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। तो आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। Various efforts were made in the last 4 decades for the universalization of elementary education and to fulfill the mandate of the Indian Constitution. It is in this context, इसी context में सर्व शिक्षा अभियान को इंट्रोड्यूस किया गया था। ड्यूरिंग द 9th प्लान 1997 से लेकर 2002 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन। It is a time-bound program for achievement of universalization of elementary education as mandated by the 86th Amendment to the Constitution of India, making free and compulsory education to the children of 6 to 14 year age group a fundamental right. SSA is being implemented in the partnership with the state government to cover the entire country and address the needs of 192 million children in 1.1 million habitation. ठीक है, this अभियान is in the operation with the help of पंचायती राज institution, school managing authority और समिति, शिक्षा समिति और एजुकेशनल कमिटी ऑफ विलेज एंड स्लम एरिया ऑफ टाउन्स एंड सिटी, ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल एंड अदर एजेंसी रिलेटेड विद द स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो बेसिक इसके बारे में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। तो सबसे पहला एम है टू इंक्लूड ऑल द चिल्ड्रेन इन द स्कूल बाय 2003। ठीक है, सबसे पहला एम है ऑल चिल्ड्रेन विल कंप्लीट 5 years प्राइमरी एजुकेशन बाय 2007। ए नेक्स्ट इसका एम है ऑल चिल्ड्रेन विल कंप्लीट 8 year प्राइमरी एजुकेशन बाय 2010। ये भी इसका एम है टू सेंट्रलाइज प्राइमरी एजुकेशन फॉर प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटेटिव एंड लाइफ ओरिएंटेड प्राइमरी एजुकेशन। ये इसका नेक्स्ट एम है। इसके बाद टू रिमूव द सोशल एंड सेक्स डिस्पैरिटी इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बाय 2010। ये इसका नेक्स्ट एम है। तो आपको याद रखना है, एम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। By 2010, primary education will be universalized and every child will complete his or her education। इसका नेक्स्ट एम है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एम याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग द कॉमन पीपुल,
टू अलाउ चिल्ड्रेन टू लर्न अबाउट देयर नेचुरल इन्वायरमेंट एंड मास्टर ओवर देम, इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। टू मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल बोथ मटेरियली एंड स्पिरिचुअली, इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। टू पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन एमंग चिल्ड्रेन, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। टू इम्प्रूव द लोकल पीपुल इन प्लानिंग ऑफ स्कूल फ्रॉम द टेरिटरी लेवल, इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। टू गिव मोर इंपॉर्टेंस ऑन गर्ल्स एजुकेशन, इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। टू इंट्रोड्यूस प्रैक्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन टिल द स्कूल लेवल, इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड ए स्पेशल फैसिलिटी फॉर फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रेन, इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। टू ब्रिंग अबाउट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। तो ये सब रहा ऑब्जेक्टिव के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फाइनेंशियल नॉर्म्स अंडर एसएससी के बारे में। दिस नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन हैज वेल डिफाइंड इट्स प्रिंसिपल ऑन द फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग 9th प्लान पीरियड शेयरिंग अरेंजमेंट हैज बीन मेड 85:15, यानी 9th प्लान पीरियड के अंदर जो सेंटर और स्टेट का यहाँ पे डिवीजन था 85:15 था। ड्यूरिंग 10th प्लान 10वां प्लान में इसका डिवीजन हो गया 75:25, लेकिन इसके बाद यानी 10th ईयर प्लान के बाद जो है इसका डिवीजन सेंटर और स्टेट के बीच में कितना हो गया 50-50। तो आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ एसएसए। द कंपोनेंट्स ऑफ एसएसए इंक्लूड अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, ट्रेनिंग, qualitative improvement of elementary education, provision of teaching learning material, establishment of block and cluster resource center for academic support, construction of classroom, school building, establishment of education grantee centers, integrated education of the disabled and distance education। ये सब क्या है components है एसएसए का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कवरेज एंड पीरियड ऑफ एसएसए। ठीक है, द एसएसए कवर द एंटायर एक्सपेंस ऑफ द कंट्री बिफोर March 2002 and the education of the program period in every district depend upon the district elementary education plan prepared by it as per its specific needs. However, the upper limit for the program period had been fixed as 10 years, that is up to 2010। ठीक है, तो ये रहा कवरेज और पीरियड के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ एसएसए इन स्ट्रेंथनिंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो क्या क्या रोल यहाँ पे प्ले किया था एसएसए। तो सबसे पहला रोल आइए डिस्कस करते हैं। एसएसए ट्राई टू एरोज ए न्यू फीलिंग एंड रियलाइजेशन दैट एजुकेशन is an affair of the people and its success depend upon mass involvement। इसका सबसे पहला यहाँ रोल प्ले किया था। SSA has given more importance on education of girls, इसका नेक्स्ट रोल है। It gives a priority of consideration to education of the poorer, underprivileged and downtrodden section of people in order to bring them to the mainstream of educational development of country, इसका नेक्स्ट रोल है। SSA gives a special emphasis to education of girls, ST community, physically and mentally handicapped people living below the poverty line and other backward classes. This Abhiyan try to improve the quality and quantity of primary education. As a whole approach, SSA encourages modern child-centered method of teaching learning activity such as joyful learning, learning through observation and innovation. SSA believe in propagating compulsory primary education both at individual, private and public sector. In order to promote universalization of elementary education, this scheme wants to involve the community people at all level in making the mission people movements। ठीक है, SSA give importance to ensuring 100% enrollment of children in the school throughout the country. SSA help in reducing the cost of education by developing a cordial relation among central government, state government, autonomous bodies and local people for contribution of funds for education। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस किए रोल SSA का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रोच अंडर एसएसए फॉर क्वालिटी एनहेंसमेंट। क्वालिटी एनहेंसमेंट के लिए एसएसए क्या क्या अप्रोच यूज किया था। एसएसए विल मेक एफर्ट्स टू टेक ए होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू द इशू ऑफ क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। नॉर्म्स approved under a scheme of restructuring of teacher education will apply. Block urban resource center, cluster resource center will be set up as per the norms mentioned earlier. The distance education mode will continue to be an important input in the service education of teachers and other personnel in the area of elementary education. Setting up of a national resource group for quality education. Coordination with NCERT, Department of Elementary Education, Department of Measurement and Evaluation, Department of Teacher Education and 5 Regional Institute of Education। ये सब क्या था, अप्रोच था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ड्रॉप आउट रेट ऑफ प्राइमरी एंड लोअर सेकेंडरी स्टेज। 1990 से लेकर 2005 में यहाँ पे ड्रॉप आउट कितना था।
तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले लोअर प्राइमरी का देख सकते हैं 1990 और 1991 में कितना था, बॉयज़ के लिए 40.1 था और गर्ल्स के लिए 46.0 था। आप देख सकते हैं 2004 और 5 आते आते कितना हो गया 31.9 और यहाँ पे गर्ल्स का 25.4। ये MHRD का डाटा है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसी प्रकार अपर प्राइमरी के लिए यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्रेस रिव्यू अंडर SSA, क्या क्या में प्रोग्रेस आया, तो ये आपको याद रखना है, डाटा को आपको पढ़ लेना होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी MHRD का सोर्स से लिया गया है। तो फाइनली हम लोग इसके बाद बोल सकते हैं दस इंडियाज प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान इज रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट सच प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम साबित हुआ वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये सब पूरा डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMS। तो स्टार्ट करते हैं। द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इज ए स्कीम टू स्ट्रेंथन the access, equity and quality of secondary education. This scheme was launched by the government of India on 2nd March 2009. इसको याद रखना है कब लॉन्च किया गया था। For universalization of access to and improvement of quality of secondary and higher secondary stage of education. तो किसके लिए लॉन्च किया गया था? सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों के लिए लॉन्च किया गया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है, ईयर भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम स्टार्टेड फ्रॉम 2009-10। इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू हुआ था? 2009-10 में। इट इज एडवाइज टू अचीव एन एनरोलमेंट ऑफ 75% फ्रॉम 52.26% इन 2005-6 एट सेकेंडरी स्टेज विद इन 5 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम बाय प्रोवाइडिंग ए सेकेंडरी स्कूल विद इन ए रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ एन हैबिटेशन। तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि 2005-6 में जो एनरोलमेंट था 52.26%, इसको इंक्रीज करके 75% करना, वो भी 5 year के अंदर, ठीक है। द अदर ऑब्जेक्टिव इंक्लूड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड एट सेकेंडरी लेवल थ्रू मेकिंग ऑल सेकेंडरी स्कूल कन्फर्म टू प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, रिमूविंग जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक एंड disability barriers, providing universal access to secondary education by 2017, that is by the end of 12th 5-year plan, and achieving universal retention by 2020। तो इम्पोर्टेंट जो ईयर है, ये प्लान जो है, ये आपको याद रखना है कब क्या यहाँ पे डेडलाइन था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से पूछता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे विजन ऑफ RMS का क्या क्या विजन था। द विजन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज टू मेक गुड क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल, एसेसेबल एंड एफोर्डेबल टू ऑल यंग पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 years। तो यहाँ पे आपको एज ग्रुप याद रखना है। 2018 में क्वेश्चन पूछा था एज ग्रुप जो है RMS के अंदर कितना होना चाहिए। विद दिस विजन इन माइंड द फॉलोइंग इज टू बी अचीव। तो क्या क्या इसका विजन था, आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला विजन है टू प्रोवाइड ए सेकेंडरी स्कूल विद इन ए रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ एन हैबिटेशन which should be 5 kilometer for secondary school। तो कितना डिस्टेंस के अंदर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, इसके हिसाब से 5 किलोमीटर के अंदर आपका सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। 7 से 10 किलोमीटर के अंदर आपका हायर सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला विजन है। नेक्स्ट है इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2017। इसका दूसरा विजन है यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2020। ये भी इसका नेक्स्ट विजन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि 2020 चल रहा है। नेक्स्ट है 4 नंबर विजन providing access to secondary education with reference to economically weaker section of society like girls, SC, ST and educationally backward minority। इसका नेक्स्ट विजन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेन गोल ऑफ RMS का मेन गोल क्या था। तो ये PDF से आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RMS का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 5 ऑब्जेक्टिव इसका मेन है। तो ये भी आपको PDF से रिविजन करना होगा, जिसमें ये देख सकते हैं टीचर और स्टूडेंट रेशियो कितना यहाँ पे मेंशन किया है 30:1, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रोच एंड स्ट्रेटजीज फॉर सेकेंडरी स्टेज। तो RMS के अंदर क्या क्या अप्रोच, क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ किया गया था सेकेंडरी स्टेज के लिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है एसेस, नेक्स्ट है इक्विटी, इसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटी, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, इसके बाद जो नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज, इसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑपरेट सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, इसके बाद जो नेक्स्ट है केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय। तो ये आपको क्या करना है, PDF से पढ़ना है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको PDF से इसको पढ़ लेना होगा एग्जाम से पहले, ठीक है। PDF से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल पैटर्न एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, जो RMS के अंदर इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बेयर 75% ऑफ द कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट ऑल द कॉम्पोनेंट फॉर ऑल स्टेट यूटीज एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना बेयर करेगा, 75%, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़ के, ठीक है।
फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 90% ऑफ सच कॉस्ट विल बेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न के लिए कितना सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगा 90%, और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न को छोड़ के कितना 75%। तो दोनों याद रखने हैं। द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज विल बेयर 25% ऑफ द कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट ऑल द कंपोनेंट्स ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विल बेयर 10%। तो ये भी आपको याद रखना है। यूटी के लिए कितना यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना है। 4 या 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है ईयर एंड रिव्यू फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे रिव्यू है, ये भी आपको पढ़ लेना होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे रिव्यू है। इसके बाद लास्ट में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान द सेंट्रल गवर्नमेंट बोर 75% ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 11th प्लान विद द रिमेनिंग 25% बीइंग बोर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं 75% जो है 11th 5-year प्लान के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगा, और 25% क्या करे, कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। हाउएवर द फंडिंग पैटर्न वाज 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। लेकिन वहीं पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए कितना है 90:10। तो दोनों आपको याद रखने हैं, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से आप पूरा अच्छी तरह से इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो ये सिलेबस कंप्लीट हो गया, करेंट इंडियन एजुकेशन का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।